आगे क्या सब? हाँ सर। लास्ट क्लास में सिर्फ यही सवाल था, इसके अलावा भी कोई सवाल था? मेरे ख्याल से तो यही था ना बस। हाँ ठीक है। हुआ क्या ये क्विन डेकागन वाला? नहीं है, किसी का नहीं है। गुड। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो, बोले कि hexagons can be constructed by joining the vertices of a quindecagon if none of the sides of the hexagon is also the side of quindecagon. Quindecagon सबसे पहले समझेंगे कि this is for 15 sides. Quindecagon is of 15 sides. और हमें हेक्सागन बनाना है, मतलब हमारे को कितने वर्टेक्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे? हमारे को टोटल 6 वर्टेक्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी हेक्सागन बनेगा। तो हमारे को 15 वर्टेक्स में से 6 वर्टेक्स सेलेक्ट करने। लेकिन इस बार लफड़ा क्या है कि हम स्टेशन मेथड वाला लगा नहीं सकते हैं। बोलोगे सर क्यों नहीं लगा सकते हैं, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि इस तरह का कुछ है। ऐसे करके कुछ आप बना लो, ठीक है ना? देख लो। तो पूरा तो मैं भी नहीं बना रहा हूँ, मैंने बस ऐसे कुछ मार्क कर दिया, जैसे दिस इज A1, दिस इज समथिंग A2, A3, A4, A5, A6, ऐसे करके है। और इधर मान लो ये कौन सा हो जाएगा, A15, दिस इज A14, दिस इज A13, 12, 11, 10, और बीच में वही A7, A8, A9 वगैरह कुछ कुछ आ जाएंगे, ठीक है ना? आप ज्वाइन कर लेना उसको जैसा भी लगेगा। अब इसमें से हमारे को टोटल कितने वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं? 6। सच दैट कि कोई भी साइड क्विन डेकागन का और हेक्सागन का क्या सेम ना हो। जैसे सपोज कर लो कि किसी ने सपोज कर लो सेलेक्ट कर लिया A1, A2, ठीक है? A1 कर लिया, A2 कर लिया, फिर A4 कर लिया तीसरा वर्टेक्स, फिर A10 कर लिया, A13 कर लिया, और A14 कर लिया। तो अब ये जो तुम हेक्सागन बनाओगे, देखना ध्यान से, वो कुछ ऐसा बनेगा। A1 लिया था, A2 लिया था, फिर A3 लिया था, फिर A10 लिया था, फिर A13 लिया था, और A14 लिया था। तो ये हेक्सागन बनेगा। आप देख लो कि इस हेक्सागन का और स्क्विन डेकागन का साइड कॉमन हो गया, ये लाल वाला जो दिख रहा है आपको। A1, A2 और A13, A14 है, तो ये दोनों जो साइड्स होंगे क्विन डेकागन और हेक्सागन के क्या होंगे? कॉमन होंगे। यानी कि कॉमन नहीं होना इसका मतलब नो टू वर्टिसेस शुड बी कॉन्जिक्यूटिव। नहीं, अगर कॉमन नहीं होना है तो इसका सिंपल मतलब क्या हो गया कि नो टू वर्टिसेस सेलेक्टेड शुड बी कंजिक्यूटिव। क्योंकि जैसे ही दो वर्टेक्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो कंजिक्यूटिव हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि क्विन डेकागन का एक साइड और हेक्सागन का जो साइड है वो मैच कर जाएगा। देख लीजिए।
अब अगर कोई बोलता है मेरे को कि सर हमने सपोज कर लो कि स्टेशन मेथड लगा दिया, तो उसमें कोई गड़बड़ हो जाएगी क्या? तो जब आप बेटा स्टेशन मेथड लगाओगे इसमें सपोज, तो आप कहीं ना कहीं से इस चीज को ओपन करोगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता नहीं अभी फर्स्ट कौन है, ठीक है ना। आपने A1 लिख दिया तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि अपना फर्स्ट वर्टेक्स वही हुआ। A1 अगर मैं A2 को लिख देता तो वो ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट वर्टेक्स हो जाता, तो फर्स्ट वर्टेक्स जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मान लो कि आपने सोचा कि भाई हमने 15 स्टेशन में से 6 स्टेशन सेलेक्ट करने हैं सच दैट नो टू आर कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो जब आप 15 में से 6 करोगे तो आप कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर लेके चल रहे होगे, या तो A1 से लो या A2 से लो, जो भी लो, आप समझ में आ गया। तो A1 A2 A3 ऐसे करके आप सोचोगे कि दीज आर द स्टेशन। नहीं, कोई बोले कि नहीं नहीं सर मैंने तो ऐसे सोचा कि A2 A3 A4 ऐसे करके स्टेशन सोचे हमने वर्टेक्स वाले, तो उसको A1 आगे लेना पड़ेगा इसके। नहीं, आपने अगर यहां से ओपन किया तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आपने यहां से ओपन किया तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो आप कोई भी तरीका ले लो फिक्स्ड एक, जैसे ये ले लिया आपने मान लो, या ये ले लिया, जो भी आपको लगे। तो इन्हीं 15 में से 6 सेलेक्ट करने, इन्हीं 15 में से, मैं इसको अभी हटा देता हूँ, इन्हीं 15 में से 6 सेलेक्ट करने सच दैट नो टू आर कंसेक्यूटिव। तो आप क्या करोगे, 15 में से 6 हो गया तो 9 क्या होंगे, क्रॉस, 9 क्रॉस होंगे। तो गैप कितने हो जाएंगे, 10। और 10 में से कितने गैप सेलेक्ट करोगे आप, 6, क्योंकि हमें 6 वर्टेक्स सेलेक्ट करना है। तो 10 में से हम कितने गैप सेलेक्ट कर रहे होंगे, 6 गैप सेलेक्ट कर। बट दिस इज रॉन्ग। लाइन में तो चल जाएगा कि नो टू आर कंसेक्यूटिव, लेकिन मान लो कि हमने 10 में से 6 सेलेक्ट किए, ठीक है, सो दैट द कंडीशन इज कि नो टू आर कंसेक्यूटिव। बट ये एक्चुअली तो ऐसा है नहीं ना, एक्चुअली तो ये ऐसा है। तो क्या आप ऐसा कोई सिलेक्शन सोच सकते हो 10 में से 6 का जिसमें सेलेक्ट इससे हुआ होगा 6 स्टेशन, बट कंसेक्यूटिव हो गया हो इसमें कुछ ऐसा? जैसे कोई बोले मेरे को कि सर इसमें मैंने 6 सेलेक्ट कर लिया, A1 A3 A8 A11 और A13, तो डेफिनेट सी बात है ये जो आपने और एक मान लो आपने ले लिया A15, सोचो। तो ये जो आपने 6 स्टेशन सेलेक्ट किया है तो इसमें तो नॉट कंसेक्यूटिव है, बट जो हमारा एक्चुअल सिचुएशन है उसमें ये दोनों तो कंसेक्यूटिव बन गया ना फिर। सोचिए। यस सर। Yes. यानी ये मेथड यहाँ तो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब जब A1 और A15 सिलेक्शन में आया होगा तब तब गड़बड़ हुई होगी। लेकिन कोई बोलेगा नहीं सर A1 और A15 नहीं आया था, तो क्या वो वाला वैलिड होगा? जैसे मान लो कि A1 लिया, A3 लिया, A5 लिया, A7 लिया, A11 लिया और A13 लिया मान लो, तो क्या ये सही है? हाँ, ये लाइन में भी सही है मेरे ख्याल से, और क्विन डेकागन में भी सही है। अगर आपने ऐसे 6 वर्टेक्स लिए हैं तो नो टू और कंसेक्यूटिव चलेगा इसमें भी। यानी कि सिर्फ वही सिलेक्शंस में हमें प्रॉब्लम है जिसमें A1 और A15 आया होगा। सोच लीजिए, अगर आपने ऐसे खोला होता तो उन सिलेक्शंस में आपको प्रॉब्लम होती जिसमें A2 और A1 आता, क्योंकि लाइन में लगाओगे तो ये तो दूर दूर है, कंसेक्यूटिव नहीं है। लेकिन जैसे उसको सर्कल में बिठाओगे तो वो दोनों तो कंसेक्यूटिव हो जाएंगे ना, जब जब वो दोनों आएंगे। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि फिर से हम लोग क्या करते हैं कि टोटल में से घटाते हैं, मेथड 1 तो यही कर लेते हैं कि सबसे पहले टोटल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन मतलब जो हम नॉर्मल सोच के स्टेशन मेथड लगाते हैं कि हमने क्या किया, 15 में से 6 सेलेक्ट करने हैं तो हटा दिया तो 9 और गैप 10, 10 में से 6 सेलेक्ट कर लिया। लेकिन इनवैलिड कितने होंगे, तो माइनस करते हैं। इनवैलिड तो वही होंगे ना जिसमें A1 और A15 दोनों आए होंगे, तो यानी 6 में से 2 स्टेशन तो यही आए होंगे। तो अब आपको मतलब हमें सिर्फ वही वाले सिलेक्शन अब हटाने हैं जिसमें A1 और A15 सम्मिलित थे, उन सारे सिलेक्शन, वो 6 के सारे सिलेक्शन जिसमें A1 और A15 आए थे, क्योंकि यही इनवैलिड है। तो अब आप सोचिए 4 और कितने कितने और स्टेशन सेलेक्ट करने होंगे, 4 कितने में से, 8 में से। 8 में से पक्का? हाँ सर। कौन से 8?
और ये 8 कैसे पहुंचा, ये भी थोड़ा सा मतलब आइडिया हम लोग को देते तो अच्छा लगता। देखिए हाल कि हमने इस तरीके से ओपन किया है तो हम उसी को स्टिक कर रहे हैं, और हम इसमें चाह रहे हैं कि 6 के वो सिलेक्शन जिसमें A15 और A1 आए थे उसको हटाने। तो हम 4 और सेलेक्ट कर रहे होंगे स्टेशन, लेकिन वो A1 और A15 में तो नहीं होंगे। आपको बोले A1 A15 में नहीं होंगे तो क्या सर ये होंगे, तो आंसर इज नो, ये भी नहीं होंगे। क्योंकि आप सोचिए कि जिन सिलेक्शंस में A1 और A15 आया था और आपने 10C6 लगा के सिलेक्ट किया, ध्यान रखिएगा, तो आपने कंसेक्यूटिव तो नहीं सिलेक्ट किया, मतलब जिन सिलेक्शंस में A1 A15 आया होगा उसमें बाई नेचुरल चॉइस A2 और A14 तो नहीं हुआ होगा। यानी वो जो 4 स्टेशन आपने सेलेक्ट किए होंगे वो A2 और A14 तो नहीं रहे होंगे, ये तो क्लियर है। तो वो कौन से रहे होंगे, यहां से लेकर यहां तक A3 से A13, मतलब ये कितने हैं टोटल, ये हैं आपके 12, नहीं सॉरी 15 में से 4 गया कितना, 11। हम लोग बोले कि टोटल कितने हैं अपने 11। इन 11 में से 2 तो सेलेक्ट कर लिया हम, मतलब सॉरी 2 तो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, इन 11 में से कितने सेलेक्ट करने हैं मुझे, 4। तो गैप्स कितने आएंगे, 7, सॉरी नॉन 7 से स्टॉपिंग 4। 7, और नहीं गैप कितने हो जाएंगे 8, तो हम लोग कितना आएगा 8C4। देख लीजिए फिर से, 11 इन 11 में से आएंगे, ये तो क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, इन 11 में से ही वो 4 रहे होंगे, तो 11 में से 4 हट गया तो नॉन स्टॉपिंग 7 हो गया, तो गैप कितने हो जाएंगे, एक जोड़ के निकालते हैं गैप, तो 8 और उसमें C4। तो ये एक तरीका हो सकता है कि हमने क्या किया बच्चों, टोटल में से वो सिलेक्शन जिसमें A1 A15 आया था वो हटा दी। एंड यू विल ऑलवेज सी कि जब भी ऐसा होगा ना तो ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 घटा होगा और इसमें भी 2 घटा होगा, तो आप जैसे ही पहला लिखोगे ना दूसरा वाला भी 2 घटा के लिख सकते हो, क्योंकि हर बार यही काम हो रहा होगा। देख लीजिएगा, बाकी एक दूसरा तरीका भी हम सोच सकते हैं। अब बोलोगे सर दूसरा तरीका क्या है, देखें, चलिए एक तरीका हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सबसे पहले तो इन 15 में से कोई एक वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट अस सेलेक्ट वन वर्टेक्स, क्योंकि सर्कल टाइप की फील दे रहा है अभी, तो अपन पहला वर्टेक्स दूसरा वर्टेक्स तो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है ना, नाम है वर्टेक्स के A1 A2, A1 होने का मतलब ये नहीं कि ये पहला वर्टेक्स है, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है, जस्ट द नेम इज A1। तो हमने बोला क्या कि ये जो 15 वर्टेक्स है इसमें सबसे पहले एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर ली 15C1 से। अब बहुत ऑब्वियस है कि हमें 5 और वर्टेक्स सेलेक्ट करने, 15C1 में सबकी बारी आएगी एक एक करके, नहीं किसी को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हालांकि 15C1 में सबकी एक एक करके बारी आएगी, तो मान लो कि हमने मान लो कि एक सेलेक्ट किया होगा, मान लो A1 सेलेक्ट हो गया, तो 15C1 में A1 सेलेक्ट हो गया, कभी A2 हुआ कभी A3, ऐसे सबकी बारी आएगी। तो मैंने बोला कि 15C1 में हमने किसको सेलेक्ट कर लिया, A1 को सेलेक्ट कर लिया। A1 को सेलेक्ट करते ही सोचो कौन कौन सेलेक्ट नहीं होंगे 5 में, A5 और A2, A15 और A2। हाँ अब ठीक था। तो हालांकि कि A1 के सिलेक्ट होते ही A2 और A15 तो सिलेक्शन प्रोसीजर से खत्म, आउट। और अब ये जो बच गए ये तो फिर से लीनियर ही हो गए ना, याद है ना मैंने बताया था कि अगर पूरा सर्कल ना भी हो तो भी कैसा होगा, लीनियर ही होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये पूरे से बाहर आ गया तो मैं तो अब फर्स्ट और लास्ट बता सकता हूँ ना कि फर्स्ट ये है A3 है और लास्ट A14 है, दिख रहा है मुझे। या कोई बोले कि नहीं नहीं फर्स्ट A14 है तो लास्ट A3 होगा, यही होगा ज्यादा ज्यादा। तो यानी कि 15 में से एक तो हमने सिलेक्ट कर लिया बच्चों। अब A3 से कहां तक सिलेक्ट करना है, A14। अब ये सर्कल नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें फर्स्ट लास्ट बताया जा सकता है। अब इसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं मुझे, 5, ये हैं टोटल कितने, 12। तो 12 से 5 सेलेक्ट करना है विद द कंडीशन नो टू आर कंसेक्यूटिव। तो 12 में से 5 सेलेक्ट करना है तो नॉन स्टॉपिंग कितने हो गए, 7, तो गैप कितने हो जाएंगे 8, 8। और 8 में से कितना सेलेक्ट करना है 5, 5। तो टोटल वर्टेक्स कितने सेलेक्ट हो गए 6। लेकिन इसमें रिपीटेशन आएगा, सोचिएगा सर। जैसे बच्चों मैंने 15C1 में A1 को पहले सेलेक्ट किया, आजू बाजू वाले हट गए, इन 12 में से हमने कितने सेलेक्ट हो किए अभी 5। मान लो 5 में A3 सिलेक्ट हो गया,
A5 सेलेक्ट हो गया, A10 सेलेक्ट हो गया 3, A12 सेलेक्ट हो गया और A14 सेलेक्ट हो गया, ये 5 सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब जैसे मान लो 15C1 किया तुमने, तो हो सकता है एक तरीके में A14 सेलेक्ट हो गया हो 15C1 में, और उसके आजू बाजू वाले सिलेक्ट नहीं हुए होंगे। और जब इन 12 में से आप 5 सेलेक्ट कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि A1 सेलेक्ट हो गया, A3 सेलेक्ट हो गया, A5 सेलेक्ट हो गया, A10 सेलेक्ट हो गया और A12 सेलेक्ट हो गया। तो दिख रहा है कि सेम हेक्सागन बनेगा। कि पहली बार A1 लिया था हमने और फिर ये 5 वर्टेक्स सेलेक्ट किए थे, अब A14 लेके वही 5 वर्टेक्स सेलेक्ट हो रहे हैं। तो यही हेक्सागन कितनी बार बनेगा? 6 बार। क्योंकि जब आपने A1 लिया तो ये बार हेक्सागन बना, फिर 15C1 में A14 लिया तो भी ये हेक्सागन एक बार बनेगा, A12 लिया तो भी हेक्सागन बनेगा, मतलब समझ लो A10 लिया तो भी हेक्सागन एक बार बनेगा, A5 A3 तो सब में ये बनेगा। तो ये यही हेक्सागन 6 बनेगा। तो इसमें 6 टाइम्स द आंसर होगा ये। तो यानी कि एक्चुअल आंसर आने के लिए यू मस्ट डिवाइड बाय 6। ठीक है, लिख लीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से हो गया वो। अब मेरे को शायद होमवर्क डिस्कस करना होगा। तो होमवर्क में क्या था एक बार देख लेते हैं। एक्सरसाइज 130-35। किसी को भी बच्चे को पूछना है तो बोल सकता है 30-35 में। एक्सरसाइज 130-35 में किसी बच्चे को पूछना हो तो डेफिनेटली ही और शी कैन आस्क। एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 4 1 to 5 एंड 7 to 13 में कोई पूछना हो। एक्सरसाइज 4 1 to 5 एंड 7 through 13। एनीवन? एंड एक्सरसाइज 3 में जो दिया है उसमें से कोई पूछना हो तो बताएंगे। देख लीजिए, एक्सरसाइज 1 3 4 जो दिया है उसमें से कुछ पूछना हो तो बता सकते हैं। सर एक्सरसाइज 4 का 10th वाला। एक्सरसाइज 4 का फोर्थ वाला। एक्सरसाइज 4 का फोर्थ वाला। फोर्थ वाला मेरे ख्याल से सिंपल कॉमन सेंस है कि N1 N2 N3 N4 N5 एक दूसरे से छोटा है और टोटल 20 हमें बांटने हैं और ये ऑर्डर फिक्स है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा N5 होगा और ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब नेचुरल है। तो अगर हमें ये ऑर्डर मेंटेन करना है तो पहले तो हम सोचे कि इसको मिनिमम 1 देना पड़ेगा, मिनिमम इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 देना पड़ेगा, तभी ये ऑर्डर मेंटेन हो पाएगा। और जो बचा हुआ 5 है फिर अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा इनमें। नहीं तो अगर आप इसका स्टेटस 0 0 0 0 या 1 1 1 1 सोचिएगा ना तो सब बराबर दिखेंगे। तो हमें ये ऑर्डर अगर मेंटेन करना है तो पहले तो 1 2 3 4 5 दे दीजिए, बचा हुआ जो 5 है अब इसको इनमें बांटना है। तो जैसे ये 5 जो है हम एक सॉल्यूशन सोच सकते हैं कि N5 को दे दें, क्या N4 को दे सकते हैं क्या पांचों के पांचों? नहीं, क्योंकि जैसे ही इसको 5 दोगे तो इसको 9 मिल जाएगा, तो और इसके पास 5 होगा तो ऑफकोर्स N4 बड़ा हो जाएगा। तो 5 अगर टोटल देना है इनको, ठीक है ना, तो बस एक ही तरीका है कि आप N5 को दे सकते हो। तो एक तरीका है कि सिर्फ और सिर्फ 5 दे दो N5 को, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। फिर हमने इसको तोड़ दिया 4 और 1 में। तो 4 वाला जो पीस है वो किसको जाएगा? N1 को जा सकता है क्या? नहीं। नहीं, 4 वाला पीस सिर्फ और सिर्फ N5 को ही जाएगा। और ये 1 वाला पीस क्या N3 को जा सकता है क्या? नहीं, N4 छोटा हो जाएगा। यानी कि हम इसको स्प्लिट कर दे रहे हैं और तरीका एक ही होगा, ठीक है ना। तो हम ले लेंगे 5 और फिर उसको तोड़े तो 4 और 1 बन गया। फिर हम लोग हो सकते हैं कि 3 में तोड़ेंगे अगर 5 को, तो मुझे लग रहा है कि 2 2 1 एक तो तरीका हो सकता है तोड़ने का। और इसमें बहुत ऑब्वियस चॉइस होगी क्या, कि 2 N5 2 N4 और 1 किसको होगा? N3 N3 को। फिर हम इसमें एक और सोच सकते हैं ना 2 2 1 के अलावा 3 3 1 2। 3 1 1
और 3 के लिए वो भी जैसे कि n5 को दोगे और 1 1 इसको दोगे, ठीक है ना। फिर 4 में बांट सकते हो आप, तो 4 में क्या होगा 2 1 1 1, और फिर एक केस होगा कि सब में 1 1 1 बांट दो। तो एक देखो 3 2 का एक भी। तरीका, दो तरीका, 3 4 5 और एक है 5 के 5 हो, 6 तरीके हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा कौन सा था? 10th वाला। 10th में बोला है कि S इज अ सेट 1 2 3 till 9 है। क्या है? 1 से लेकर 9 तक है, और K इक्वल टू 1 to 5 है, और Nk इज द नंबर ऑफ सबसेट्स। सर 3 2 केस छूट गया शायद ऊपर। कौन सा? 3 2। 5 को मुझे भी 3 2 लग में रहा है डिवाइड कर दो। 5 को 3 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं, एक को 3 दे दिया, एक को 2 दे दिया, 7 आएगा फिर आंसर, सॉरी। हाँ एक और आएगा, 7 आएगा, 3 2 वाला भी होगा, फिर 2 3 वाला तो सेम ही हो जाएगा। अच्छा, Nk इज द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ S each containing 5 elements। सब में 5 ही एलिमेंट होना चाहिए, आउट ऑफ विच एग्जैक्टली k आर ऑड। तो ये तो मेरे ख्याल से इजी है। जैसे कोई पूछता है कि n1 क्या होगा, तो n1 में कितने एलिमेंट्स होंगे, पहले तो ये सोचो, 5 नहीं, और उसमें एग्जैक्टली 1 ऑड होंगे, तो इसमें ऑड कितने हैं, 1 3 5 7 9, और 2 4 6 8 इवन हो गए। तो सोचो n1 में क्या हो रहा होगा, 5 एलिमेंट होंगे और एग्जैक्टली एक ऑड होगा, तो ये 4 तो रहेंगे ही n1 में, और एग्जैक्टली एक ऑड इधर से लेने का तरीका क्या होगा दोस्त, 5c1। n2 सोचो, n2 में एग्जैक्टली 2 ऑड होंगे, तो इधर से तो 2 आएंगे 5c2, तो इधर से कितने आएंगे 3, क्योंकि एग्जैक्टली 3 एलिमेंट है, तो 4c3। समझ पा रहे हो? फिर ऐसे ही कोई पूछता है n3 बताओ सर, तो n3 इज वेरी इजी, 5c3, 3 ही ऑड एग्जैक्टली चाहिए, और 5 एलिमेंट टोटल होने चाहिए, तो 4 में से 2 आने चाहिए। देख लेना कैलकुलेशन, पता नहीं मैंने छोड़ दिया इसका। n4, तो 4 ऑड होने चाहिए, तो 5c4, और इधर 4c1, और n5 में तो 5 ऑड हो गए, तो 5c5, उनको जोड़ना इजी है काफी। और कोई? तो 11th टोपी वाला जो हेड को डिस्ट्रीब्यूट किया। 5% ABCD, हाँ यही वाला। are sitting in a circular arrangement, right? 5% ABCD are sitting in a circular arrangement, और बोला if each of them is given a hat of one of the 3 colors, तो 3 कलर्स है शायद, रेड ब्लू एंड ग्रीन। The number of ways of distributing the hats such that the person seated in adjacent gets different colored hat। मतलब ये जो भी ABCD हैं, इनको ये रेड ब्लू और ग्रीन कलर की हैट देनी है हमें, सही है ना। और सबके, और मतलब एडजस्टेंट वालों के सेम कलर के हैट नहीं होने चाहिए। तो अपन केस बना के ही सोच पाते हैं एक बार तो। 5 लोग हैं ना, 5। ए और बी का डिफरेंट होगा, बी और सी का डिफरेंट होगा, सी का डी से भी डिफरेंट होगा। तो एक केस ऐसा सोचते हैं हम लोग, अब देखो कैसे होता है कि ए एंड सी ऐसा हो सकता है ना, कि ये जो ए और सी है इसके तो सेम हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, नहीं। तो ए एंड सी
हैज डिफरेंट कलर हैट्स, नहीं तो इसमें टोटल वेज कितने होंगे? जैसे मैंने मान लो कि ए को बोला कि 3 तरीके हैं ए के लिए, तो सी के लिए तो 2 ही तरीका होगा ना, और इनके डिफरेंट है तो बी के लिए एक ही तरीका होगा, क्योंकि इन दोनों का हेड डिफरेंट है और बी का हेड ए से और सी से डिफरेंट होना चाहिए, और इनके खुद के हेड डिफरेंट है। जैसे इसको मान लो रेड दिया तो इसको ब्लू दे दिया, तो इसको रेड या ब्लू कुछ भी नहीं मिल सकता, इसको तो ग्रीन ही देना पड़ेगा। सोचो। और इसके लिए फिर क्या होगा? फिर इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 2 तरीके होंगे? नहीं, इसके लिए फिर 2 ही तरीका होगा ना, या तो इसको हम क्या देंगे, जैसे मान लो इसको रेड दिया अपन ने और इसको ब्लू दे दिया, तो इसको तो ऑब्वियस बात है ग्रीन ही देंगे, तो इसको फिर से हम लोग बोल सकते हैं कि रेड दे सकते हैं या फिर ग्रीन दे सकते हैं, हाँ या ना? अगर इसको रेड दिया तो इसको 2 तरीके होंगे, लेकिन अगर इसको ग्रीन दिया तो इसके पास एक ही तरीका होगा, हाँ या ना? सोच लो। यस सर। देख लो, तो यानी हम लोग हो सकते हैं कि 3-2-1 से तो इधर का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पूरा हो गया। लेकिन अब हम लोग हो सकते हैं क्या कि अगर हमने इसमें डी को ए वाला कलर दिया, तो ई के लिए 2 चॉइसेस हैं, और अगर हमने ई को ग्रीन दिया तो इसके लिए 2 चॉइसेस होंगे, ऐसे ही कुछ होगा ना यार? नहीं सर, इसके लिए एक ही चॉइस होगा फिर। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि ए एंड सी हैज सेम कलर, तो जैसे मान लो इसको 3 तरीके हैं, तो इसके लिए एक ही तरीका होगा, और इसके लिए फिर 2 तरीके हो जाएंगे। जैसे मान लो इसको तुमने रेड दिया तो इसके भी पास रेड हो गया, अब इसके पास तो ब्लू और ग्रीन कुछ भी हो सकता है। और इसकी बात करो तो इसकी बात हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इट कैन हैव ब्लू और इट कैन हैव ग्रीन। तो इसके पास तो एक ही तरीका होगा ना फिर, हाँ या ना? इसको ब्लू या ग्रीन दिया उसके पास रेड है, तो इसके पास तो बस एक ही तरीका बचेगा। 12, ये कितना है बेटा? 12, और ये कितना है? 6। टोटल कितने हो जाएंगे? 30 है क्या? ये क्या सिंगल करेक्ट है कैसा है? टीजर टाइप था। कौन सा सवाल है ये? यस सर 30 है। 30 है ना? हाँ, तो ये ऐसे सोच सकते हैं अपन। और कोई ये तो बताओ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्कुलर परमुटेशन अपन ने क्लियर कर लिया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में पहले तो समझे ये टर्म क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? सोचो, जैसे मान लो 5 ऑब्जेक्ट है और कोई कहता है तुम्हें, अभी डिफरेंट ही मान के चलते हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई बोलता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 ऑब्जेक्ट्स, व्हाट शुड यू थिंक? If there are 5 objects and someone is asking you what is the total number of combination of these 5 objects, तो क्या सोचेंगे हम, बताइए।
सर जितने से इसमें 5 में से कम एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि हम कम से कम क्या एक चीज का सिलेक्शन। जैसे अगर कोई बोलता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब ये ना टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। तो अब मैं सोचूंगा तो मैं तेरे से सोचूंगा टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन बोल रहा है, अच्छा तो मैं एक का सिलेक्शन कर लेता हूँ, या फिर मैं 2 का सिलेक्शन कर लेता हूँ, या फिर मैं 3 का, या फिर मैं 4 का भी कर सकता हूँ, फिर मैं 5 का भी कर सकता हूँ। मतलब इसमें एक का ही सिलेक्शन कर लूँ, ये भी तो एक तरीका है ना सिलेक्ट करने का। तो बोले दो सेलेक्ट कर लेते हैं सर, तो ये भी एक तरीका है सिलेक्ट करने का। इसमें से कोई बोले 3 4 5, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि ये एक फ्रेज टाइप का है जिसमें क्या होगा कि हम एक या एक से ज्यादा सेलेक्ट करें। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का बहुत क्लियर मतलब है नंबर ऑफ total number of combination means selecting at least one out of given objects, मतलब जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स गिवन है उसमें से कम कितने सेलेक्ट करने होंगे आपको, एक। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इंफॉर्मेशन है, इसको अपना हमेशा लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ का कुछ सोचते रहें, ठीक है ना। तो दिस मीन सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन आउट ऑफ गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम 2 केसेस सोच रहे हैं। पहला केस 1 सोच रहे हैं कि व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, ऐसा हो सकता है कि सारे ऑब्जेक्ट्स ही डिफरेंट हो। जैसे मान लो कि n डिफरेंट आपके पास टॉयज है, ठीक है, और कोई पूछा है इस n डिफरेंट टॉयज का व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, व्हाट शुड बी योर आंसर। तो मेरे ख्याल से एक आंसर तो मेरा ये हो सकता है कि भाई हम इसमें सोच सकता है एक ही सेलेक्ट कर लो, NC1, है कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि हम इसमें से कितने सेलेक्ट कर रहे हो, 2, तो NC2, क्योंकि डिफरेंट है तो NC2 लगा सकते हैं। कोई बोले 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे करते रहे तो क्लास निकल जाएगी। तो हम लोग बोले कि एक लास्ट सोच लेते हैं क्या, NC1। तो यही होगा क्या टोटल नंबर ऑफ, यही होगा क्या टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो कभी भी बोल रहे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो आंसर इज NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 टिल NCn। आगे चल के हम लोग बाइनोमियल कवर करेंगे बच्चों, ठीक है ना। और बाइनोमियल में यू विल सी दिस आइडेंटिटी। हालांकि इस आइडेंटिटी को मैं यहां भी प्रूव कर दूंगा अभी कॉम्बिनेटोरिक्स से, बट दिस इज वन ऑफ द आइडेंटिटी which is going to be very helpful for teachers. This is equal to 2 raised to the power NC0 plus NC1 plus NC2 till NCn is going to be what, 2 raised to the power n। ये बाइनोमियल में मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। हालांकि मैं ये अभी भी प्रूफ कर रहा हूं, आपको ध्यान से देखिएगा। तो एक तरीके से मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया, यस और नो, दिस इज वन ऑफ द वे टू सॉल्व, यस। एक और तरीके से सोचता हूं। मैं क्या सोच रहा था कि सपोज कर लो कि हर एक ऑब्जेक्ट पे 2 बटन लगे हुए, S के और R के, नहीं इधर सिलेक्टेड और रिजेक्टेड, नहीं इस पे 2 बटन है, S दबाओगे T1 विल बी सिलेक्टेड और R दबाओगे तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। T2 पे भी 2 बटन है, S और R। T3 पे भी 2 बटन है, S और R, और Tn पे भी S और R। अगर मेरे को कोई बोलता है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बतलाओ, तो मैं क्या कहूंगा कि SR करके दबाओ। तो SR 2 तरीका, पहले में SR, दूसरे में भी 2 तरीका, तीसरे में भी 2 तरीका, और nth में भी 2 तरीका। तो कितना हो जाएगा टोटल वेज प्रेस करने के, 2 की पावर n। टोटल वेज अगर प्रेस करने के अगर मैं पूछूं तो कितने होंगे, तो हर एक पे 2 ऑप्शन है मेरे को क्लिक करने के। तो दिस इज 2 रेज टू द पावर n। लेकिन इसमें एक ही तरीका ऐसा होगा बच्चों जिसमें सब रिजेक्ट हो रहे होंगे, जब सब में R दब गया होगा। तो इस 2 की पावर n में ये तरीका नहीं चाहिए ना मुझे, क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का तो सिंपल मतलब है कि कम से कम एक तो सेलेक्ट हो। तो मान लो कि इस पे भी मैंने R दबा दिया, इस पे भी R, इस पे भी R, और सब पे R दबा दिया, तो सारे रिजेक्ट हो गए। सारे रिजेक्ट हो गए मतलब कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो 2 की पावर n में बस एक ही तो ऐसा तरीका है। तो यानी एक तरीके से मैंने आंसर निकाला तो ये आया, और दूसरे तरीके से ये आया। तो आप देख सकते हो जिस आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं मैं, एक तरीके से प्रूफ हो गई। आप 1 को उधर ले जाओगे तो NC0 हैज वैल्यू व्हाट, 1। तो यानी यहां से भी हमने इसको प्रूव कर दिया। हालांकि इसको हम बाइनोमियली भी प्रूव करेंगे, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे इन विच आई कैन प्रूव दिस। तो आई होप इट इज क्लियर, वेरी मच क्लियर,
कि NC0 sorry NC1 plus NC2 till NCN is going to be 2 raised to the power n minus 1. देख लेना आप लोग, ठीक है, लिख लिया. तो whenever all the objects are different, the total number of combination is going to be this. ठीक है. अब सेकेंड केस पे चलते हैं. सेकेंड केस ऐसा है बेटा, अपन ऐसे लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन of objects in which P are identical of first kind ठीक है, Q are identical of second kind R are identical of third kind rest n are different. क्वेश्चन क्लियर है क्या? क्वेश्चन इज कि हमें टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब है ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें क्या है, P आइडेंटिकल है एक तरह से के हैं, Q आइडेंटिकल है दूसरी तरह के, R आइडेंटिकल है तीसरी तरह के, और बचे हुए n डिफरेंट, यानी टोटल ऑब्जेक्ट कितना है, n प्लस P प्लस Q प्लस R. इतने ऑब्जेक्ट्स का हमें क्या करना है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसमें P आइडेंटिकल एक तरह के, Q आइडेंटिकल है दूसरी तरह के, R आइडेंटिकल तीसरी तरह के, और बाकी जो अब n ऑब्जेक्ट्स बच रहे हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट. जिसमें मैं डायरेक्ट नहीं आ रहा हूँ, हालांकि इसका एक फॉर्मूला है, मैं बतला दूं, आप यूज कभी ना कर पाओ तो वो भी एक तरीका है. बाकी अभी एक सिंपल सा सवाल पूछे हैं, ध्यान सोच के बताइएगा, ठीक है. द क्वेश्चन इज लाइक दिस, what is the total number of combination of 5 identical red balls? What is the total number of combination of 5 identical red balls? बताओ भाई. 5 आइडेंटिकल है, ठीक है ना, ऑफ रेड. 5 हाँ. एवरीवन, सबके लिए ठीक है 5? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 आइडेंटिकल रेड बॉल्स. तो हाँ, तो मेरे ख्याल से 5 इज राइट, क्योंकि ये आइडेंटिकल है बॉल, पहली चीज समझना. तो जैसे अब हम इसमें सोचेंगे कि अच्छा चलो एक बॉल ही सिलेक्ट किया मैंने, तो एक बॉल सेलेक्ट करने का तरीका एक, आपको बोले नहीं सर वो वाला सेलेक्ट किया वो वाला किया, अरे भाई आइडेंटिकल है ना बेटा, आप कोई भी सेलेक्ट करो. नहीं, वही एक ही तरीका होगा. दो सेलेक्ट कर लिया, कोई बोले नहीं नहीं सर मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, आइडेंटिकल है तो कोई फर्क नहीं करेगा ना. तो लेकिन दो को भी सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है, तीन को सिलेक्ट करने का एक तरीका है, चार को सिलेक्ट करने का एक तरीका, पांच को सिलेक्ट करने का एक तरीका, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 आइडेंटिकल रेड बॉल्स इज 5. अच्छा, अब दूसरा सवाल आ गया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, वो मत सोचना कि 5 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स बोलेंगे, नहीं. What is the total number of combination of 5 identical red balls and 5 identical blue balls? टोटल बतलाया मैंने इस बार, क्या बोला कि what is the total number of combination of, ऐसा सोच लो, what is the total number of combination of 10 balls in which 5 are identical red balls and 5 are identical blue balls. अब सोच के बताओ कि 5 identical red balls और 5 identical blue balls का what is the total number of combination. सोचो बताओ.
35। कैसे इसको बताओ। सर एक और तरीका हो सकता है कि मैंने रेड बॉल सेलेक्ट करी ही ना हो और सेम केस में ऐड कर दूंगा और आखिरी में 1 माइनस कर दूंगी जब शायद दोनों के वो केस सिलेक्ट हो जाएंगे जिसमें कोई भी सिलेक्ट ना हुआ। अच्छा, और कोई? एनी मोर आंसर्स? सोचो, बताओ। जब 35 के लिए यस कर दो, या लग रहा है कुछ और आ रहा है तो उसके लिए करो, नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दो कि सर पता नहीं चल रहा। हाँ भाई, नो वन? बेस्ट ऑप्शन है कि बोलेंगे नहीं। थर्टी फाइव इज करेक्ट। 35 कैसे करेक्ट है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे सोचते हैं, हालांकि तुम लोग ओपिनियन नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब तुम लोग ज्यादा मतलब मेरे ख्याल से ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ाई लिखाई पर, मतलब एटलीस्ट मेरा वाला पार्ट तो दैट इज वेरी गुड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे सोचते हैं कि 5 into 5 कर लेते हैं सर, कि 5 और इसका भी 5, तो आंसर इज नो। सिंपल सा रीजन है कि आपने इसका भी आइडेंटिकल बोला कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, और इसका भी बोला टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप नहीं, इसका टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन और टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब एक बॉल तो आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया कम से कम। जब 5 लिखा था आपने इसका टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पे, एक बॉल तो कम से कम सेलेक्ट किया ही था। और आपने इसका भी 5 लिख दिया तो इसका भी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपने 5 ही ले लिया, मतलब आपने इसमें भी कम से कम एक बॉल सेलेक्ट कर लिया। यानी 5 into 5 में तो आपने क्या कर दिया बच्चों कि आपने कम से कम 2 बॉल सेलेक्ट कर लिया, जबकि क्वेश्चन ये थोड़ी था। क्वेश्चन ये था कि कम से कम एक बॉल सेलेक्ट करना था ओवरऑल। तो आपने वो तरीके छोड़ दिए, जैसे मान लो कि एक ही रेड बॉल हुआ हो, नहीं तो वो तो आया ही नहीं ना इसमें, या 2 ही रेड बॉल आया हो, वो भी नहीं आया, क्योंकि आपने हर एक कॉम्बिनेशन में एक रेड और एक ब्लू सेलेक्ट कर लिया। सोचो आप, ये 5 into 5 में तो यही हुआ ना कि एक रेड और एक ब्लू तो सब में आ गए। लेकिन आप मान लो कि वो सिलेक्शंस इसके सोचो जिसमें एक ही रेड लिया हो आपने, 2 रेड लिया हो, 3 रेड लिया हो, 4 रेड लिया हो, 5 रेड लिया हो, वो तो आई नहीं। या एक ब्लू लिया हो, 2 ब्लू लिया हो, 3 4 5 ब्लू लिया हो, ये नहीं है। यानी जो टोटल 10 तरीके हैं ये मिसिंग है। 5 into 5 +5 +5, तो दिस इज आंसर। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि इस तरीके से निकालना ना थोड़ा सा ना बेकार सा है तरीका। नाउ द मोर बेटर वे इज लाइक दिस, कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 or more, number of ways of selecting 0 or more out of 5 आइडेंटिकल। अब ये सोचो, अब लेकिन किसी ने बोला 0 और मोर आउट ऑफ 5 आइडेंटिकल, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 और मोर आउट ऑफ 5 आइडेंटिकल, तो दिमाग में ऐसा है कि अच्छा 0 भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है मेरे पास, तो यानी कि मैं 0 सिलेक्ट कर सकता हूँ, 0 और मोर, तो 0 सिलेक्ट कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ, 2 3 4 5, यानी मेरे पास कितने तरीके हो जाएंगे इसके? 6। अब कोई बोलता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 और मोर, 0 तो लिखा ही नहीं मैंने इसमें, 0 और मोर आउट ऑफ 5 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स। आइडेंटिकल इसमें रेड बॉल्स भी नहीं लिखा मैंने, तो लिखी ब्लू बॉल्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर से 6। तो अब मैं पूछूं कि टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन और रिजेक्शन, तो 6 into 6। क्योंकि आप सोचो ना कि हम इसमें सिलेक्ट भी कर रहे हैं रिजेक्ट भी कर रहे हैं, 0 सिलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? एक भी बॉल सेलेक्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया सारा। नहीं, तो लेकिन 6 into 6 हो गया, तो बोलोगे इसमें तो गड़बड़ होगा ना सर, तो आंसर इज हाँ, इसमें गड़बड़ होगा। सुनना क्या गड़बड़ होगा, कि हमने बोला 0 और मोर आउट ऑफ 5 आइडेंटिकल सेलेक्ट किया, 0 और मोर, तो एक ही तरीका ऐसा हुआ ना इसमें जिसमें
0 इसमें भी सिलेक्ट किया हो, 0 इसमें भी सिलेक्ट किया हो, लेकिन उसके अलावा जितने तरीके होंगे सब में कुछ ना कुछ तो सिलेक्ट हुआ होगा, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, कितने भी हो। समझ में आएगा? यानी हम लोगों ने माइनस क्या करना पड़ेगा मुझे, 1। ये -1 क्यों? क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि ना तो इसमें कुछ सेलेक्ट हुआ ना तो इसमें, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर तो होना चाहिए जिसमें कम से कम एक सेलेक्ट हुआ। तो ये टोटल वेज हो गए, 0 और मोर, 0 और मोर करके, और -1 कर दिया। तो ये थॉट प्रोसेस अब हम इसमें लगाएंगे बच्चों। तो अब बताओ टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच P identical first kind, Q identical second kind, R identical third kind, and rest N are different. What is the number of ways? बताओ, इसका फॉर्मूला तुम खुद ही बनाओ। पहले से याद है तो रट्टा मार के नहीं डालेंगे। मेक श्योर कि हम अभी सोच रहे हैं, अगर पहले भी याद है तो उसको भूल जाएं, खुद से भी बनाएं। देख लो भाई, बताओ भाई, को बोलेगा या हाँ लिखे? सर, P+1 into Q+1 into R+1 into 2 के पावर n -1। तो हम लोग लेकिन 0 और मोर, अब यही वाला फंडा इसमें लगाएंगे कि 0 और मोर आउट ऑफ P आइडेंटिकल, तो 0 और मोर और जैसे 0 और मोर आउट ऑफ 5 आइडेंटिकल, तो 5+1 हुआ ना बेस, ये 0 का हो गया। तो 0 और मोर आउट ऑफ P आइडेंटिकल, P+1, 0 और मोर आउट ऑफ Q आइडेंटिकल, Q+1, 0 और मोर आउट ऑफ R आइडेंटिकल, R+1, एंड 0 और मोर आउट ऑफ n डिफरेंट। तो देखो एटलीस्ट 1 का तो ये आंसर था। 0 और मोर का क्या होगा फिर आंसर? 0 और मोर का होगा कि 0 सेलेक्ट करने के लिए अगर बोल रहे थे 0 NC0 प्लस NC1 टिल NCN, ये होगा 0 और मोर के लिए तो आंसर। मतलब 0 और मोर के लिए आंसर क्या होगा बेटा? 2 की बार n। तो P+1, Q+1, R+1 एंड 0 और मोर आउट ऑफ n डिफरेंट इज 2 की बार n। और इस पूरे में से -1, आप बोलोगे पूरे में से -1 क्यों? सब में 0 आ एक ही गया। केस ऐसा होगा ना, हाँ, जिसमें इसमें भी 0 ही है, इसमें भी नहीं सेलेक्ट किया, इसमें भी नहीं किया, इसमें भी नहीं किया, क्योंकि बाकी सब में कुछ ना कुछ तो सेलेक्ट हुआ ही होगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस। देख लीजिए, लिख लीजिएगा। कोई लिख रहा हो तो वेट बोल दीजिएगा या देख लीजिएगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर थोड़ा स्क्रीन ऊपर करिए। ठीक, थोड़ा ज्यादा। बस। चलिए, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा सब बच्चों ने। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज लाइक दिस। आउट ऑफ 3 different maths book, 4 different physics book, 4 different physics book, 5 different chemistry book, how many different selections can be made? How many different selections can be made? How many different selections can be made so that each selection, Okay. so that each selection consists of, first part is
exactly one book on each subject. Exactly one book on each subject. Second part, at least one book on each subject. At least one book on each subject. Third part, taking at least one book. Third part is taking at least one book. हो गया सर। हो गया मेरे ख्याल से। तो बोला एग्जैक्टली वन बुक ऑन ईच सब्जेक्ट, इसको हम लोग कैसे आंसर करेंगे? सम 3C1 3C1 to 4C1 into 5C1 4C1 into 5C1, क्योंकि एग्जैक्टली वन बुक चाहिए हर एक सब्जेक्ट पे, तो 3C1 into 4C1 into 5C1। ठीक है अनुष्का। सेकंड क्या हुआ? एटलीस्ट वन बुक ऑन ईच सब्जेक्ट, मतलब इसमें से भी कम से कम एक बुक चाहिए। तो देखो 0 और मोर आउट ऑफ एन डिफरेंट के लिए 2 की बार n था ना, 0 और मोर के लिए। तो 0 और मोर आउट ऑफ 3 डिफरेंट, तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ ना 2 की बार 3। लेकिन 0 और मोर बोल रहा है ना, तो हमें कम से कम एक लेना है हर एक में, तो 2Q - 1 लिख दूं। फिर अगले वाले के लिए 2 के पावर 4 - 1 4 - 1, फिर अगले वाले के लिए 2 के पावर 5 - 5 - 1। या फिर कोई बोलता है नहीं सर मैंने इसमें 3C1 + 3C2 + 3C3 लिख दिया, तो वो भी यही चीज ही है। वो बोलता नहीं 4C1 4C2 4C3 4C4 लिख दिया, वो भी यही सेम चीज है। ऐसे ही 5C1 से 5। और बोल रहा है कि टेकिंग एट लीस्ट वन बुक,
तो 12 डिफरेंट है, तो या तो आप डायरेक्टली 2 की बार 12 माइनस 1, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं 0 और मोर आउट ऑफ 3 डिफरेंट मैथ्स, 0 और मोर आउट ऑफ 4 डिफरेंट फिजिक्स एंड 0 और मोर आउट ऑफ 5 डिफरेंट केमिस्ट्री -1। तो सेम ही चीज आएगा क्योंकि सब डिफरेंट है, सेम ही चीज आएगी। ठीक है, आगे मान लीजिए अपने पास ऐसा है कि मान लीजिए कि देयर आर 5 ऑरेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 एप्पल्स। ऐसे लिखने का मतलब हो गया क्या, आइडेंटिकल है। एंड 6 बनानास, डिफरेंट है। एंड 7 चेरीज। ये आइडेंटिकल। देख लीजिए, ये ऑरेंजेस डिफरेंट है, एप्पल्स आइडेंटिकल है, बनानास डिफरेंट है, चेरीज आर सेम। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन such that each selection contains at least two oranges, three bananas, and 4 cherries। ठीक है ना, हमारा क्वेश्चन ये है नंबर ऑफ सिलेक्शन, total number of selections such that find total number of selections such that each selection consists of contains at least 2 oranges, 3 bananas and 4 cherries. This is the question. आया किसी का? So 768.
डिस्कस कर लें। यस सर। एप्पल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, तो एप्पल में आप 0 और मोर का खेल कर सकते हो, ठीक है ना। जिसमें रेस्ट्रिक्शन दिया है बस उसमें बात कर रहे हैं। तो कम से कम 2 ऑरेंजेस लेने हैं 5 में से, और ये 5 डिफरेंट है, ध्यान रखना, आइडेंटिकल नहीं है। इस पे बहुत फर्क पड़ेगा, अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो देख लीजिएगा। तो कम से कम 2 लेने हैं, तो 5C2 3 भी ले सकते हैं, कम से कम 2 है ना। 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से हमारे पास ये तरीके होंगे ऑरेंजेस को लेने के। समझ में आ गया। फिर एप्पल के लिए तो कोई इशू ही नहीं है, आप 0 और मोर तो 5 वेज ओनली। बोले फिर सर 5 कैसे, आइडेंटिकल है ना। तो 0 एप्पल ले लो, 1 2 3 4। 0 एप्पल लेने का एक तरीका, 1 का एक तरीका, 2 का एक तरीका, 3 का एक तरीका, तो 5 हो गया। एप्पल पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कम से कम 3 बनाना लेने हैं 6 में से, तो 6C3 प्लस 6C4 प्लस 6C5 और प्लस 6C6। और बोला कम से कम 4 चेरीज लेने हैं, तो हमारे पास चेरीज 7 हैं, ठीक है ना। तो कम से कम 4 चेरीज लेने का, तो मतलब 4 चेरीज लिया तो एक तरीका, 5 लिया तो एक और तरीका, टोटल 4 तरीके। 6 लिया तो एक तरीका, 7 लिया तो इसका 4 आ गया। तो ये एक्चुअली आपका क्या होगा आंसर। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज 2 की पावर 5 और -5C0 और -5C1, क्योंकि इसमें 5C0 और 5C1 ऐड करोगे तो 2 की पावर 5 होगा। तो दिस इज एक्चुअली 2 की पावर 5 - 6 × 5, और ये हो जाएगा 2 की पावर 6 - 6C0 -6C1 और -6C2 ना, तो 15। अब ये निकाल सकते हो आप, 32 ही है ना, कैलकुलेट कर लेना तुम खुद से, ठीक है। तो देख लेना इसका। अच्छा, अब एक ऐसे सवाल आते हैं जिसमें कोई एक नंबर दिया रहता है, उसका टोटल नंबर ऑफ आपको डिवाइजर बतलाना होगा, फैक्टर बतलाना होगा, या फिर वो जितने भी डिवाइजर आ रहे हैं उनका सम बतलाना पड़ेगा, या फिर ऐसा आता है कि टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर उसका बतलाओ या ऑड डिवाइजर बतलाओ। तो इस तरह के भी सवाल आते हैं, ठीक है। तो अब उस तरह के सवालों को अपन करने वाले हैं। तो एक तरीका है फॉर्मूला लिख लीजिए, रट लीजिए, लेकिन उसका कोई फायदा है नहीं, पता नहीं कहाँ क्या अप्लाई कर दीजिए आप। बाकी हम लोगों ने एक प्रॉब्लम ले रहे हैं और उसी के थ्रू आप सब चीज समझ जाइए, और हर एक बार जब उस तरह के सवाल आए तो जरूरी नहीं कि नंबर सेम आएगा जो मैंने लिया है, ठीक है ना, हो सकता है डिफरेंट आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे आप, ठीक है। तो सर इस वाले में एप्पल के बारे में तो पूछा ही नहीं था। तो पूछा नहीं था तो उसका मतलब क्या कि हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। जब ये कह रहा है ईच सिलेक्शन कंटेन्स एटलीस्ट, तो मतलब ये तो होना चाहिए। तो एप्पल आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, ये मना थोड़ी कर रहा है कि नहीं आना चाहिए, ठीक है सर। मना थोड़ी है आपको। अच्छा, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि हम सबसे पहले कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 75600। अब कोई बोलेगा इसका टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर बताओ। अलग अलग सवाल हो सकते हैं, जैसे एक हो सकता है सवाल आपका टोटल ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन, एक हो सकता है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन। एक आपका सवाल हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ एन। एक हो सकता है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ एन। एक हो सकता है आपका टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स हो सकता है, या ऑड डिवाइजर्स लिख देते हैं, ऑड डिवाइजर्स ऑफ एन। तो देखो कॉन्सेप्ट हर जगह सेम रहेगा, नंबर सिर्फ आपके चेंज करते जाएंगे। फिर एक हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स ऑफ एन, या फिर ऐसा हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 5, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 10। इस तरह के सवाल हो सकते हैं खूब सारे, और भी बनाए जा सकते हैं। तो मैं तो कुछ बना देता हूँ, सबके लिए फॉर्मूला बतलाऊंगा, बोलूंगा कि सबको याद करते रहो, तो बड़ा अजीब सा लगेगा आपको भी देखकर। तो लेट अस गो थ्रू द लॉजिक, और उस लॉजिक को आपको हर जगह अप्लाई करना है। पहला काम इस तरह के सवालों में हमेशा क्या होगा बच्चों, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो।
क्या लिखो इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन वही जो आपको बचपन में सिखाया जाता है, ठीक है। तो जल्दी से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताइए। प्राइम फैक्टराइजेशन सर 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। तो मान लो कि टोटल नंबर ऑफ इसका लिखोगे, सॉरी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो दिस इज 2 की पावर 4। अगर यही पहले स्टेप पे गलत कर दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आ गई, ठीक है ना। तो सब गलत हो ही गई, कुछ किस्मत सही हो गई तो कहीं कुछ सही हो जाए तो अलग बात है। बाकी अगर यही गलत हो गया तो बात ही खत्म हो गया। तो आप देख सकते हो 75600 का ये आएगा 2 की पावर 4 3 क्यू 5 स्क्वायर और इंटू 7 की पावर 1। सोचना। अच्छा एक चीज सोचो, मैं इस नंबर के हिसाब से बतला रहा हूँ आपको, हर जगह वैसे ही लॉजिक है। इसका कोई भी डिवाइजर किस फॉर्मेट का होगा, उसमें इसी प्राइम नंबर्स का कुछ आ रहा होगा। जैसे 2 की पावर ए आ सकता है, 3 की पावर बी आ रहा होगा, कुछ 5 की पावर सी आ रहा होगा, 7 की पावर डी आ रहा होगा। डिवाइजर की बात करो, ध्यान रखना। 11 का तो कुछ आएगा नहीं, 13 का कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें ए कहां से कहां तक हो सकता है? अगर ये नंबर इसका डिवाइजर है बच्चों, तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, या इन हाउ मेनी वेज ए कैन बी सिलेक्टेड। द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। या फिर इसी को एक्चुअली यही सेम सवाल है कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट ए, कि पॉसिबल वैल्यूज जो होंगे वही तरीके होंगे। 5। ए को क्या क्या ले सकते हो? ए को ले सकते हो 0 ले सकते हो क्या? यस सर। ए को 1 2 3 और 4, यानी ये ए को सेलेक्ट करने के टोटल कुल रास्ते कितने हैं? 5। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बी को सिलेक्ट करने के कुल रास्ते कितने होंगे? 4 0 1 2 3। सी को सिलेक्ट करने के कुल रास्ते कितने होंगे? 3। और डी को 2 तो ये हो गया मेरे ख्याल से 120। ये टोटल डिवाइजर। हर जगह 120 लिख के नहीं आना है। नंबर जैसा होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा होगा, हम बोल रहे हैं कि डिवाइजर इस फॉर्म का होगा। अच्छा प्रॉपर डिवाइजर में क्या होता है याद है क्या? what are the proper divisors? 1 और नंबर इटसेल्फ को छोड़ के बाकी। हाँ तो हम ले कि 1 एंड नंबर इटसेल्फ को छोड़ के जितने भी डिवाइजर्स हैं ऑल आर कॉल्ड एज प्रॉपर डिवाइजर्स। सो दिस इज ऑलवेज 120 - 2। और डिवाइजर्स, तो आप देखो ये जितने भी डिवाइजर्स होंगे सब इस फॉर्म के होंगे, हाँ या ना। तो मेरे को और डिवाइजर चाहिए, तो ए की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? नहीं सर। अबे हाँ, हाँ 2 के पावर 0 1 ही हो जाएगा। यस यस अच्छा किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है ना इसमें -1 क्यों नहीं किया ये वाले में? क्योंकि A0 B0 C0 D0 हो तो भी एक इसका डिवाइजर 1 आता है। ऐसा नहीं कि पहले में घटाते थी, जरूर नहीं घटाया आपने, तो रटना नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग बोले कि और डिवाइजर में अगर हम बात करें तो A सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकता है। A कैनॉट बी 1, A कैनॉट बी 2, A कैनॉट बी 3, A कैनॉट बी 4। सोचो, है ना। यस सर। क्योंकि A अगर 1 हो गया तो वो इवन डिवाइजर होगा, क्योंकि उसमें 2 आ चुका है, ऑड नहीं हुआ। तो यानी A के लिए बस कितने तरीके होंगे? एक। B के लिए वही सेम, C के लिए वही सेम, और D के लिए वही सेम। नहीं, इवन डिवाइजर। तो इवन डिवाइजर में A 0 हो सकता है क्या? नो सर ना इसमें नहीं हो सकता। यानी A को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए? 4 3 है। 4, या तो 1 या तो 2 या 3 या 4। B को सिलेक्ट करने के 4, C के लिए 3 और इसके लिए 2, या टोटल में से घटा लो या फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर लो।
टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस डिविजिबल बाय 5, कौन क्या चेंज आएगा आप बताओ। बोलो भाई। डिवाइसेस डिविजिबल बाय 5। सी की पॉसिबल वैल्यू 1 और 2 हो सकती है बस। हाँ तो सी 0 नहीं हो सकता, बस ये ध्यान रखिएगा। ए के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन आएगा या चेंज आएगा? आंसर इज नो। ए अभी भी 0 1 2 3 4, बी अभी भी 0 1 2 3, लेकिन सी में चेंज आएगा। सी को मिनिमम 1 होना ही पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमम 2 दो है तो मिनिमम 1 है, तो 1 और 2 दो ही तरीके होंगे। इंटू 2। टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस डिविजिबल बाय 10। ए के 4 तरीके होंगे। ए के ए 0 नहीं हो चार सकता और 5 0 नहीं हो सकता। ए 0 नहीं हो सकता और सी सी 0 सी 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि एक एक 2 और 5 तो होगा तभी 10 का डिविजन होगा। यानी ए को सिलेक्ट करने के कितने रास्ते हो गए? 4 4 4 2। 2 2। आया क्या कुछ समझ में? अब हर जगह यही लिखना है या मतलब अलग अलग आएगा सबका? अलग अलग है। अलग अलग है, हाँ नंबर बदलेगा ना तो अलग होगा, थोड़ा सोचना। गुड। एक और है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ द फॉर्म 4n + 2। नहीं ऐसे अभी और भी है, इसमें तो नहीं लिखो। चलो, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ फॉर्म 4n + 2। टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ द फॉर्म 4n + 2 बताइए। एनी आइडिया? सर ए की वैल्यू सिर्फ 1 पॉसिबल है गुड। और आखिरी में एक केस माइनस करना पड़ेगा क्योंकि नेचुरल नंबर दिया हुआ है। किसका आंसर है? 7th का। नहीं मतलब किसका आंसर है, मतलब 7th का, वो तो सही है। ठीक है, देखो 4n + 2 का मतलब क्या हुआ? 2 × 2n + 1। देखो 2n + 1 तो ऑड ही होगा भैया, यानी हर एक नंबर में 2 एग्जैक्टली एक बार आएगा। हर एक नंबर में 2 एग्जैक्टली एक बार आएगा, तभी हम लोग बोल सकते कोई भी ऑड होना चाहिए। 2 बार आ गया 2 तो 4n + 2 का फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि जो 2n + 1 होगा उसमें कोई 2 तो होगा नहीं। यानी कि हम लोग बोले सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू है कि a = 1 होना पड़ेगा। अब कोई बोले बी पे कोई रिस्ट्रिक्शन होगा क्या? नहीं, ऑड में तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है ना भैया। तो बी के लिए 4, सी के लिए
फिर से वही ठीक। 3 और डी के लिए 2, लेकिन यहाँ पे एक लफड़ा हो गया। जब आपने ए को 1 सेलेक्ट किया तो यानी 2 की पावर 1 यहाँ पे फिक्स हो गया एकदम, और बी सी डी मान लो सब 0 है, क्योंकि हमने सब में ऑप्शन दिया है ना, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है और डी भी 0 हो सकता है। तो ये नंबर बना बेटा आपका 2। और जबकि यहाँ पे क्या लिख रहा है 4n+2, जब सबसे छोटा नंबर बनेगा ना वो 6 बनेगा। 4n+2 का जो सबसे छोटा नंबर बनेगा वो 6 बनेगा। और हमारे केस में ये जो 1 × 4 × 3 × 2 लिखा है, इसमें 2 भी बन रहा है तो -1 करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे n नॉट नेचुरल नंबर की जगह लिखा रहता है कि n इज अ होल नंबर, तो आपको ये -1 नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस केस में आप n की लोएस्ट वैल्यूज में क्या टिका सकते हैं, 0, और उस केस में 2 बनेगा। ठीक है, तो उसमें माइनस आपको नहीं करना होगा। तो आप समझ लेना कि रट्टा मारने से नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा आंख खोल के कि उस फॉर्मेट में है या नहीं है। तो अभी n नेचुरल है तो -1 करेंगे, देख लीजिए आप। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ n। नंबर फिर से एक बार लिख देता हूं, नहीं तो फिर ऊपर नीचे स्क्रीन करते रहना पड़ेगा मुझे। पहला या 8वां लिख देते हैं, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ n। सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ n। सम ऑफ even divisors of n। sum of odd divisors of n। sum of all divisors divisible by 5। sum of all the divisors divisible by 5, या फिर sum of all divisors divisible by 10, या फिर sum of divisors sum of all divisors of form 4n+2। n is natural। तो अगर कोई कहता है सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ n, ठीक है ना, तो बहुत सारे बच्चों के लिए परेशानी हो जाती है कि यार सम कैसे निकालेंगे, इतने सारे डिवाइजर हैं, 120, टोटल 120 डिवाइजर हैं इसके। ऐसा नहीं समझना कि बस इसी के डिवाइजर का सम आता है क्वेश्चन हमेशा, मतलब और भी नंबर्स हो सकते हैं, लॉजिक सेम काम करेगा, ठीक है ना। तो सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ दिस 120, तो आंसर इसकी निकाल लेते हैं, जोड़ देते हैं लिख के, 120 ही डिवाइजर है तो फटाफट से लिखते हैं 120 डिवाइजर और फिर उसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो गेट रेडी, 120 के 120 डिवाइजर लिख रहे हैं अपन। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारे डिवाइजर्स। अब बोलोगे सर कैसे थोड़ा ध्यान से देखना है, आप ही ध्यान से दिला दीजिए। इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, 5। ये 5 टर्म जब इन 4 टर्म से मल्टीप्लाई होंगे तो टोटल टर्म कितने प्रोड्यूस करेंगे, 20। वो जो 20 का ब्रैकेट है अगले 3 के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और वो 60 जब इन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितने बनाएंगे, 120। तो ये 120 डिवाइजर ही एक्चुअली। जैसे मान लो कि इसका ये वाला टर्म इसके इस टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, इस टर्म से मल्टीप्लाई हुआ और इस टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये जो बना बेटा ये एक डिवाइजर ही तो है ना, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 0। कोई बोले नहीं सर इसका ये वाला टर्म जो है, क्योंकि हर एक टर्म से हर एक ब्रैकेट से कोई ना कोई मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इसका ये टर्म इसके इस टर्म से मल्टीप्लाई हुआ सर, और फिर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसका ये वाला टर्म 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई हुआ 7, तो ये भी तो एक डिवाइजर ही है ना। तो जो आप मल्टीप्लाई करके देख रहे हो बाबू वो सबके सब क्या है, एक डिवाइजर, और सब मल्टीप्लाई होके दिख गए कि 120 ही डिवाइजर आएंगे। तो अगर 120 डिवाइजर आ गए तो इसका सम आ गया ना भाई।
अब ये नहीं कि सर मैंने मल्टीप्लाई करना चालू कर दिया, अबे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसके बाद सीधा जीपी का सम लगा के जोड़ना है भैया। ये दिख रहा है 2⁵ - 1 कर लोगे इसके आगे, अपॉन 2 - 1 दैट इज 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा बेटा 3⁴ - 1 अपॉन 3 - 1 दैट इज 2। फिर ये क्या हो जाएगा, ये तो दिख ही रहा 25 30 31 हो जाएगा शायद, और ये कितना हो जाएगा 8। बाकी जीपी से इसका भी सम निकाल सकते। अब कोई बोले प्रॉपर डिवाइजर, सम ऑफ ऑल प्रॉपर डिवाइजर्स, तो -2 कर देंगे, है ना। नंबर को माइनस करना पड़ेगा और 1 को। तो हम लोग बोले क्या कि हमारे को इसमें नंबर को भी माइनस करना पड़ेगा और 1 को भी। 2 माइनस करने से कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो ये जो भी हमारा, इसकी वैल्यू को मैंने a कह दिया, ठीक है ना। तो हम लोग बोले कि इस a से 75600 एंड 1 हटाना पड़ेगा। नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल द इवन डिवाइजर्स, तो इवन डिवाइजर में क्या होगा, पहले ब्रैकेट में करेक्शन आएगा कि 2⁻0 जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा सबसे तो ऑड डिवाइजर बना रहा होगा। तो इवन डिवाइजर के लिए पहले ब्रैकेट में सिर्फ एक चेंज करेंगे कि 2⁻0 को हटा देंगे, हाँ या ना। देखो बाकी सारे ब्रैकेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी मल्टीप्लाई करके, अगर इस फॉर्मेट में आंसर दिए हुए हैं तो अलग बात है, और नहीं तो फिर देख लीजिएगा। कोई बोले सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स निकालना है सर, तो भाई सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स में याद है क्या, पहले ब्रैकेट में सिर्फ 2⁻0 ही रह जाएगा, मतलब 1, और बाकी फिर सब वैसे ही जाएगा। इधर वही आएगा 5⁻0 5⁻1 5 स्क्वायर 7⁻0 7⁻1। और 7⁻0 प्लस 7⁻1 देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 5, तो 5 से डिविजन में क्या चेंज आएगा बच्चों, 2 के ब्रैकेट में आएगा क्या, नहीं। 2 के ब्रैकेट में तो कतई भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो किसके ब्रैकेट में चेंज आएगा, 5 के पास 0 नहीं होगा। 5 के पास 0 नहीं होगा। तो हमें लगे 5 के पास 0 नहीं होगा तो क्या बचेगा, 5⁻1 और इधर 7⁻0 7⁻1। को बोले डिविजिबल बाई 10 में, तो डिविजिबल बाई 10 में तो एक 2 होना चाहिए, यानी कि इधर भी 2⁻0 नहीं होना चाहिए, 5 के पास 0 नहीं होना चाहिए, और 5⁻0 नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से दिस लॉजिक इज गोइंग टू वर्क एवरीवेयर। तो इन आंसर्स को याद करने की जरूरत नहीं है, और इसके फॉर्मूले बना बना के अपन परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे तरीके से मैं यही सब सवाल पूछ सकता हूँ कि 3 के फॉर्म का, या ऐसा कुछ भी बहुत अजीब अजीब से सवाल पूछ सकता हूँ। 4n+2 वाला, तो 4n+2 में 2 एग्जैक्टली एक बार आएगा तो 2⁻1, बाकियों में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बस एक केस का ध्यान रखना है कि जब 2⁻1 3⁻0 4 5⁻0 और 7⁻0 से मिला होगा तो उस समय एक नंबर उसने बनाया होगा, कौन, 2। वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि n नेचुरल है। तो सबसे छोटा नंबर इस तरह का बनेगा -2 -2। देख लीजिए, लिख लीजिए, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखें 15th पॉइंट है, नंबर ऑफ वेज in which capital N can be resolved as product of two divisors।
मतलब कैपिटल एन को आपको प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स के फॉर्म में लिखना है। सोचिए इसका लॉजिक, अगर लॉजिक समझ में आए तो वो बताइए। आया कुछ समझ में? नहीं। चलो जैसे हम इसमें ऐसे सोचते हैं कि मान लो कि हम एक छोटा नंबर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझाने में इजी रहे। जैसे 120 है, 120 या 120 तो नंबर ऑफ डिवाइजर था इसमें। अपन एक नंबर लेते हैं 225। तो 225 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 9 इंटू 25 ऐसा। तो जैसे इसके डिवाइजर्स क्या क्या हैं? इसके टोटल 9 डिवाइजर्स होंगे, ठीक है ना? देख लो आप। एक तो 1 होगा, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75, 225। ये 9 ही है ना? देखो एक बार, 1 2 3 4 7 8 9, दिख रहा? 9 डिवाइजर्स है, ठीक है ना? अब मेरे एक सवाल है कि अगर हमें n को रिजॉल्व करना है एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स, ध्यान रखना, तो इसको ही रिजॉल्व करना है ना प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर। तो 1 के साथ मान लो एक डिवाइजर मैंने 1 सेलेक्ट किया, तो दूसरा डिवाइजर ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया कि 225 ही होगा। तो बोले नहीं सर 1 के साथ 3 नहीं आ सकता क्या? नहीं आएगा ना, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर में तोड़ रहे हो तो इसको 1 इंटू 3 थोड़ी लिख सकते हो आप, इधर 225 होगा ही नहीं ना। तो यानी 1 जैसे ही आपने वन ऑफ द डिवाइजर लिया तो दूसरा इसका अपने आप फिक्स हो गया 225। 3 जैसे ही लिया आपने तो 75 अपने आप 70। फिक्स हो गया। 5 लिया तो 45 फिक्स हो गया। 9 लिया तो 25 फिक्स हो गया। 15 लिया तो ये 15 इंटू 15 होगा। समझ रहे हो? ये तो ऑड डिवाइजर्स हैं इसलिए बीच में एक बच गया, लेकिन मान लो नंबर ऑफ डिवाइजर्स इवन होते तो परफेक्टली पेयर अप हो जाता। जैसे अभी हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें 120 डिवाइजर है, तो मैं पूछूंगा कि इसमें टोटल वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर, तो माय आंसर विल बी 60। 60। ये पहला लास्ट वाला सेकंड, तो 120 डिवाइजर को तुम ऐसे लाइन में लिख दो इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहला वाला लास्ट से ही जाएगा, सेकंड सेकंड लास्ट जाएगा, थर्ड लास्ट, थर्ड फ्रॉम द लास्ट, ऐसे करके जाओगे तो पेयरिंग में 60 बनेंगे। यानी हम लोग इसको आंसर ऐसे करें ना कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, अगर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इफ x इज ऑड, अब बोलोगे x क्या है, उसके बारे में बतलाएंगे, वो नहीं जो सोच रहे हो। और इफ x इज इवन, x क्या है? x इज टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। x इज टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n। जनरल फॉर्मूला ही सोच लो। तो अगर इवन है तो आंसर सिंपली x/2 ही होगा ना दोस्त।
अगर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n इवन है, x है और x इवन है, तो x/2 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर जो कि हम x बोल रहे हैं, अगर वो x ऑड है तो पहले तो बीच वाला हटा देंगे, ऑड है तो x माइनस 1/2 पूरा ऊपर नीचे वाला पेयर हो गया, और +1 होगा बीच वाला। तो यानी कितना हो गया ये x + 1/2। हाँ, तो यानी कि अगर हम ले ले टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर x है और x ऑड है तो x + 1/2, और टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर x अगर इवन है तो द आंसर इज सिंपली व्हाट, x/2। ठीक है, तो आज यहां तक रहने दे रहे, बाकी फिर अपन अगली क्लास में देखेंगे। होमवर्क में अपन ने एक्सरसाइज 4 तो कर लिया है। एक्सरसाइज 5 में लीडर वाले चाहे तो रहने दे सकते हैं जो बच्चे हैं। एक्सरसाइज 5 में जो नर्चर वाले हैं वो करेंगे जरूर से, और लीडर वाले के पास समय तो देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 1 to 15 अभी। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1 to 15। तो चलिए इसको कीजिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर। बाय बाय सर। बाय 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 सर।